हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र संबंधी महत्वपूर्ण विभाग हैं उन विभागों को पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के बारे में पढ़ लिया था कुछ, और वहाँ पर कृषि से संबंधित जो भी प्रमुख मुद्दे हैं उनको देख लिया था। आज हम लोग पूरी तरीके से शुरुआत से लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश मंडी परिषद को, और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र संबंधित उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग भाग 2। कुछ विभाग हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे प्रमुख विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश मंडी परिषद। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है उत्तर प्रदेश मंडी परिषद। तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद जो है यह एक संस्था है और पूछ लिया जाता है कि यह संस्था उत्तर प्रदेश में कब अस्तित्व में आई और इसके मुख्य कार्य क्या हैं। तो जो महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे बनते हैं सिर्फ हम उन्हीं को देखेंगे जो परीक्षा में आने के लायक हैं या फिर आए हुए प्रश्न हैं। पूरा विस्तार से इसको हम समझ तो लेंगे, लेकिन हमें उन्हीं टॉपिक पर, उन्हीं मुद्दों पर फोकस करना है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी अगर हम एक ही टॉपिक को पढ़ें तो बहुत विस्तार से उसको हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, उतना हमें वहां तक नहीं जाना है। तो उत्तर प्रदेश मंडी परिषद की अगर हम बात करेंगे तो यह संस्था जो है 1973 में अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? यह संस्था 1973 में अस्तित्व में आई। ठीक है भाई, यह संस्था 1973 में अस्तित्व में आई। अब इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो मंडी की जो समितियां होती हैं या मंडी समितियां होती हैं उससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, मंडी संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उन सभी गतिविधियों की जो भी देखरेख होती है या फिर जो भी कार्य होते हैं वो उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के जो भी किसान है या मंडी परिषद के अंतर्गत आने वाली जो भी योजनाएं हैं, जिनको हम कह सकते हैं कल्याणकारी योजनाएं, उनको लागू कराने का भी जो कार्य करती है वो उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ में मान लीजिए अभी आलू की सीजन चल रही है तो किसान जो है वो अपना आलू मंडी में लेके जाते हैं, या फिर आलू के अलावा कुछ भी कोई भी फसल लेके जाते हैं तो किसानों को उचित मूल्य दिलाना, जो उस फसल का वास्तव में रेट है वो उचित मूल्य दिलाना उत्तर प्रदेश मंडी परिषद का कार्य होता है। नहीं तो अगर हम देखें तो मंडी में जो भी लोग होते हैं किसानों की फसल को खरीदने वाले, वो अपने भाव, अपना रेट अलग से ले आएंगे, सस्ता महंगा, उसमें किसानों को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश मंडी परिषद जो है वो रेट तय करेगी कि किसानों की जो फसल है वो इतने रेट से लेकर अधिकतम इतने रेट तक ये वाली अभी खरीदी जाएगी। तो जो भी उचित मूल्य है वो उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है, देखिए भाई, इसके मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे? कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना। इसके अलावा देखिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना, इसके अलावा देखिए किसानों को उचित मूल्य दिलाना, कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना, किसानों को उचित मूल्य दिलाना। तो ये सारे कार्य जो है वो मंडी परिषद के होते हैं। इतने ही नहीं, इसके अलावा देखिए जो भी मंडी से संबंधित या फिर कृषि से संबंधित योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं को कृषकों तक
जो परिचय कराने का कार्य होता है वो भी यहां पर मंडी परिषद का होना चाहिए या होता है। ठीक है, कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार देती है, तो उन योजनाओं को किसानों तक, एक एक व्यक्ति तक परिचित या उनका परिचय कराना भी मंडी परिषद का कार्य हो जाता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत और इसके अलावा जो भी कृषि एक्ट है, हमारे बहुत सारे कृषि एक्ट हैं, कृषि से संबंधित योजनाओं को लागू करवाना, अधिनियमों को लागू करवाना, तो वो सब भी इसके कार्य होते हैं। कृषि संबंधित अधिनियमों को लागू कराना एक इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। देखिए भाई, कृषि संबंधित अधिनियमों को लागू कराना। ठीक है भाई, कृषि संबंधित अधिनियमों को लागू कराना भी एक इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद उत्तर प्रदेश एग्रो संस्थान के साथ मिलकर कृषकों के साथ उचित समर्थन मूल्य जो है ये सब लागू करवाता है। किसके साथ में मिलकर? तो एग्रो संस्थान के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश मंडी परिषद जो है वो एग्रो संस्थान के साथ में मिलकर जो भी उचित मूल्य होते हैं उनका निर्धारण करवाना, उनका संचालन करवाना, ये सारे कार्य भी दिखवाता है। मंडी परिषद एग्रो संस्थान के साथ मिलकर उचित मूल्यों का निर्धारण कराता है। ठीक है, उचित मूल्यों का निर्धारण कराता है। ठीक है भाई, इसके अलावा हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो एग्रो संस्थान है उसकी स्थापना 1967 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जो एग्रो संस्थान है, देखिए भाई, एग्रो संस्थान इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1967 में होती है। इसी के साथ मिलकर कौन कार्य करता है? मंडी परिषद कार्य करता है। ठीक है भाई, इसी के साथ मिलकर मंडी परिषद जो है वो कार्य करता है। इसके साथ में जो भी कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, नई नई तकनीकी हैं, तो ये सारे कार्य उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के साथ में लागू कराए जाते हैं। और ये किसके साथ मिलकर कार्य करता है? तो उत्तर प्रदेश एग्रो संस्थान के साथ मिलकर कार्य करता है। और उत्तर प्रदेश एग्रो संस्थान की जो स्थापना होती है वो कब हो जाती है? 1967 में होती है। ठीक है भाई, तो ये तो हमारी बातें हो गई हैं उत्तर प्रदेश मंडी परिषद की। और अब हम देखते हैं इसके आगे, इसको हटा देते हैं। इसके आगे देखिए, ये पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर सारे प्रश्न आने की संभावना रखते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में, जहां पर कृषि से संबंधित प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक बार में अगर सारी चीज़ें आप याद करेंगे, हो सकता है कि कोई ना कोई प्रश्न आंसर आपके दिमाग से उतर जाए। तो डेली इसका रिवीजन कीजिए। जब कोई चीज़ हमारे सामने लगातार रहती है तो भूलने की संभावना कम रहती है। ठीक है भाई, चलिए अब अगला समझते हैं। अब अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार नियम। तो हेडिंग लगा लीजिए एक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, चलिए इसको समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की अगर हम बात करेंगे तो
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल इसको भूमि सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं भूमि सुधार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को केवल भूमि सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो जैसा कि नाम से पता चला उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, तो सीधी सी बात है जो भूमि होती है उसकी देख रेख रखना, जो भूमि होती है उस पर नजर रखना, उसकी देखरेख रखना, जो मृदा होती है उसकी जो अम्लीयता होती है उसकी जांच करना, कितने प्रतिशत जो है अम्ल है, क्षार है, ये सारी चीजें जो है अम्लीयता और क्षारीयता जो है उन सारी चीजों की जांच करना और उस पर लगातार सुधार के प्रयास जारी रखना ही उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का कार्य होता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1968 में 1978 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1978 में होती है। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है वो कब हो जाती है, 1978 में हो जाती है, 1978 में हो जाती है, 68 में नहीं होती है, 1978 में हो जाती है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम स्थापना 1978 में होती है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता की जांच एवं सुधार करना, जांच एवं सुधार करना, यह सबसे प्रमुख कार्य हो जाता है इसका, जांच करना और सुधार करना। ठीक है, किसका, मृदा की जो भी अम्लीयता होती है और जो भी क्षारीयता होती है उसका सुधार करना। ठीक है भाई, देखिए अगली बात समझिए, अगर हम यहां पर समझते हैं इस भूमि संस्थान के बारे में, तो यह संस्थान जो है जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, अगर हम यहां पर एक और चीज देख लें, जैसे मान लीजिए बात करें हम लोग भूमि संस्थान की, तो जो प्राकृतिक संस्थान के स्वास्थ्य और उनकी जो उत्पादकता होती है उन पर कार्य करना ही इसका मुख्य कार्य हो जाता है। ठीक है, जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, अब यहां पर हम लिखेंगे नहीं, इतना समझ लीजिए कि भूमि संस्थान अगर यहां पर आता है तो वहां पर आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित या उत्पादकता से संबंधित जो भी चीजें आती हैं उन पर नजर रखने का इसका कार्य होता है। इसमें बस इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसको हटाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला जो हमारा आज का मुद्दा हो जाएगा वो हो जाएगा उपकार। उपकार क्या है उसको समझते हैं। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, उपकार। हो सकता है आपने नाम पहले सुना होगा इसका। ठीक है, उपकार, ये उपकार है क्या, ठीक है, उपकार देखिए क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, हम इसको लिख देते हैं उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं उपकार। इस संस्था का जो गठन हुआ था वो 14 जून 1989 को हुआ था। इसका जो गठन होता है, गठन जो होता है वो हो जाता है 14 जून 1989। ठीक है, 14 जून 1989 को गठन किसका हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश
काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका गठन हो जाता है 14 जून 1989। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो उपकार नामक जो संस्था है आपके सामने लिखी हुई है, उपकार नामक जो संस्था है वो उत्तर प्रदेश में कृषि शोध, लेखन, नई तकनीक के निर्माण, कृषि अध्ययन, इस प्रकार की जो भी गतिविधियां होती हैं उन पर कार्य करती है। किस किस पर कार्य करती है, तो कृषि का जो भी शोध होता है, नई नई जो तकनीकी होती हैं उनका निर्माण होता है, कृषि का जो नए प्रकार से अध्ययन होता है, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उन पर यह संस्था कार्य करती है। देखिए क्या क्या इसके कार्य होते हैं मुख्यतः, तो कृषि शोध, नई तकनीकी, कृषि अध्ययन आदि पर कार्य। ठीक है, कृषि शोध हो गया, नई तकनीक हो गया, कृषि अध्ययन हो गया, इन सब पर जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इस उपकार नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा किया जाएगा, तो उपकार नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। अब हम इसके आगे देखिए समझते हैं, इसको हटा देते हैं, ये इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगला जो हमारा विभाग आ जाएगा वो उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग आ जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गन्ना विभाग से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे गए हैं, जहां पर भी कृषि से संबंधित टॉपिक आया हुआ है तो वहां पर गन्ना से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा जो विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इससे परिचित भी होंगे। तो जो गन्ना है वो मूलतः भारतवर्ष की ही फसल है। जैसे बहुत सारे फसलें हैं जो कहीं ना कहीं अन्य देशों से ली गई हैं, वहां से विकसित हुई हैं, वहां से जानकारियां मिली हैं, लेकिन गन्ना जो है वो भारत की ही मूलतः फसल है। गन्ना मूलतः भारत की फसल है। ठीक है भाई, गन्ना जो है वो मूलतः भारत की फसल है। और अगर हम देखें तो नगदी फसल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो गन्ना ही है, सबसे बड़ा स्रोत। नगदी फसल का सबसे बड़ा स्रोत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कहां का सबसे बड़ा स्रोत है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा जो स्रोत है नगदी फसल का वो गन्ना हो जाएगा। और गन्ना जो है वो मूलतः भारत की ही फसल है। कहां की फसल हो जाएगी, भारत की फसल हो जाएगी। अब समझिए इसको, देखिए अगर हम देखें आधुनिक युग में गन्ने का जो विकास है वो प्रारंभ तो बहुत पहले से हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश काल था भारत में, जब अंग्रेज थे, तब से भारत में गन्ना का विकास जो है वो शुरू हो गया था। अंग्रेजों द्वारा भारत की पहली सफल चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में स्थापित की गई थी। बहुत पहले की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था। कब से शुरू हो गया था, तो ब्रिटिश काल में ही भारत में और भारत के उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो विकास है वो शुरू हो गया था। कब से, 1903 से। ठीक है भाई, तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं, समझिए लिखेंगे हम लोग। अंग्रेजों द्वारा भारत की पहली सफल चीनी मिल अंग्रेजों द्वारा भारत की पहली सफल
चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में स्थापित की गई थी। ठीक है भाई, अंग्रेजों द्वारा भारत की पहली सफल चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में स्थापित की गई थी। तो ये बहुत पुरानी है, 1903 में ही शुरू हो गई थी और तभी से इसका विकास जो है वो शुरू हो गया था। इसकी सफलता को देखते हुए 1920 में इंडियन शुगर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1920 में इंडियन शुगर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, कहने का सीधा सा यहां पर मतलब ये है कि जो चीनी का जो उत्पाद है, ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया और समय यह आ गया कि 1920 में इंडियन शुगर कमेटी की स्थापना हो गई, उसका गठन हो गया। और इंडियन शुगर कमेटी की सिफारिश पर शुगर कैन एक्ट 1934 लाया गया, जिसके आधार पर 1935 में गन्ना विकास विभाग का गठन किया गया। देखिए भाई कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इंडियन शुगर कमेटी की सिफारिश पर लिख लेते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं, इंडियन शुगर कमेटी की सिफारिश पर, इंडियन शुगर कमेटी की सिफारिश पर, यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि ये पूरा क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कब से सबसे पहली शुरुआत हुई है, कब पहली चीनी मिल स्टार्ट हुई है और किसके द्वारा, मतलब किसके समय में, किसके शासनकाल में, तो ब्रिटिश के शासनकाल में शुरुआत हुई है। और इंडियन शुगर कमेटी के द्वारा, उसके द्वारा किस नए विभाग की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्रम यहां पर याद रखना है। इंडियन शुगर कमेटी की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, तो इंडियन शुगर कमेटी की सिफारिश पर शुगर कैन एक्ट 1934 लाया गया था। ठीक है, कौन सा? शुगर कैन एक्ट, शुगर कैन एक्ट 1934 लाया गया, 1934 लाया गया। अब देखिए यहां पर होता क्या है, इसको समझिए। अब यह जो एक्ट लाया गया, कौन सा एक्ट? शुगर कैन एक्ट। कौन सा एक्ट लाया गया था? तो शुगर कैन एक्ट लाया गया। कौन सा लाया गया? तो 1934 लाया गया। अब देखिए इसी के आधार पर क्या होता है, 1935 में गन्ना विकास विभाग का गठन हो जाता है। इसी के आधार पर, इसके आधार पर 1935 में, इसके आधार पर 1935 में गन्ना विकास विभाग का गठन किया गया। गन्ना विकास विभाग का गठन किया गया। ठीक है भाई, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं आपको, एक बार समझा दे रहे हैं, अलग हट जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग, तो यह जो है, पहली बात यह है कि जो गन्ना है वो भारत की ही फसल है, मूल रूप से ये भारत की ही फसल है और नकदी फसल का ये सबसे बड़ा स्रोत है। कहां का? उत्तर प्रदेश और बिहार का। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री या पहली चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जो प्रतापपुर है, प्रतापपुर नामक जगह है, वहां पर 1903 में स्थापित की थी। और जो
गन्ने का उत्पादन है वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से बढ़ता गया और बढ़ने के फलस्वरूप 1920 में इंडियन शुगर कमेटी का गठन किया गया। अब देखिए होता क्या है कि जो इंडियन शुगर कमेटी है इसकी सिफारिश पर शुगर कैन एक्ट 1934 को लाया गया। शुगर कैन एक्ट 1934 को लाया गया और इसी के आधार पर क्या किया गया, 1935 में गन्ना विकास विभाग का गठन हो गया। किसका? उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग का गठन हो गया। तो इस प्रकार से ये विभाग जो है उसका गठन होता है। और याद रखिए स्वतंत्रता के बाद यह संस्था उत्तर प्रदेश की गन्ना विकास विभाग के नाम से कार्य करने लगी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में यह संस्था उत्तर प्रदेश की गन्ना विकास विभाग के नाम से कार्य करने लग गई है। इसको हटा देते हैं, समझिए भाई। इसके बाद समझिए, देखिए अगर हम इसके आगे बात करें तो गन्ना किसानों के हितों का संरक्षण के लिए, यानी कि जो गन्ना किसान है, कहने का सीधा सा तात्पर्य यहां पर यह है कि जो किसान गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिए 1938 में शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 लाया गया, जिसे स्वतंत्रता के बाद 1953-54 में आगे बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियम जो है कहा गया, जिसे 1953 में लागू किया गया। तो इस प्रकार से गन्ने का जो व्यापार है और गन्ने को कंट्रोल करने के लिए, उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास होते रहे और ये बहुत प्रमुख प्रयास हैं, बहुत बढ़िया प्रयास हैं। समझ लेते हैं इसको। गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिए गन्ना किसानों के हितों के इसी प्रकार से आने वाले समय में भी लगातार वर्तमान में भी नए नए एक्ट आते रहते हैं जो किसानों को कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। ठीक है भाई। तो संरक्षण के लिए 1938 में शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 लाया गया। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 लाया गया। ठीक है, कौन सा एक्ट लाया गया? तो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 लाया गया, जिसे स्वतंत्रता के बाद 1953-54 में आगे बढ़ाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1953-54 में आगे बढ़ाया गया। ठीक है, उस समय इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था, कुछ समय के बाद में जो है धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियम कहा गया। इसको क्या कहा गया? तो उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियम। उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियम कहा गया। ठीक है, इसे अब समझिए। इसको एक बार हम समझा देते हैं। और इसको जो है लागू कब किया गया था? तो 1953 में लागू किया गया। हालांकि आपको पहले बता भी दिया है, फिर भी हम एक बार और लिख दे रहे हैं। इसे 1953 में लागू किया गया। ठीक है, अब समझिए इसको। देखिए भाई, हम लोग समझा देते हैं। तो गन्ना विकास
गन्ना विकास के जो किसान हैं, यानी कि गन्ना किसान हैं, जो किसान खेती करते हैं गन्ने की, गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिए एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट का नाम था शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद इस एक्ट को 1953-54 में आगे बढ़ाया गया, यानी कि जब इसको लाया गया था तब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। और इसी एक्ट को, शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट 1938 को जो लाया गया था, इसी एक्ट को बाद में उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियम कहा गया। और इसी को कब आगे बढ़ाया गया था या फिर कब लागू किया गया था? तो 1953 में लागू किया गया था। अब अगर हम और देखें इसमें, तो उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 30 लाख गन्ना किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस ये जो भी विभाग है, उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग जो है, इसमें लगभग 30 लाख जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हुई है गन्ना विकास विभाग की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला विभाग समझते हैं। इसको हटा दे रहे हैं और इसके साथ में हम लोग अगला विभाग देखेंगे। जो हमारा आज का अगला विभाग हो जाएगा वो हेडिंग लगा लेंगे उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग। अब इस विभाग को समझिए, ये विभाग क्या है और कब इसकी स्थापना हुई है। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे, देखिए अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इस विभाग की स्थापना हो जाती है 1904 में। जो उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग है, इस विभाग की जो स्थापना होती है वो 1904 में होती है। और ये विभाग क्यों लाया गया? तो कृषि क्षेत्रों में जो भी कृषि से संबंधित जो भी चीजें आती हैं या फिर नई किस्म आती है, तो होता क्या है कि जो किसान होते हैं उनको प्रोत्साहित करना, या जो कृषि क्षेत्र हैं, प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना कि ये क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए उत्तम है, कृषि के लिए बहुत बेस्ट है, यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है, अच्छी कृषि होती है, तो उस पूरे क्षेत्र को प्रोत्साहित करना उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग का कार्य होता है। ठीक है, और जो भी किसानों की आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े मुद्दे होते हैं उनको आगे बढ़ाना, ये सब इसका मुख्य कार्य हो जाता है। देखिए इसको हम लिख लेते हैं। यह विभाग कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया। ठीक है, यह विभाग जो है वो कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया। और यहां पर अगर हम और समझते हैं तो जो किसानों की आवश्यकताएं होती हैं और उनकी जो जरूरतें होती हैं, उनके जो भी छोटे बड़े सहयोग होते हैं उनको सहयोग करने के लिए भी यह कार्य करता है। और इसने क्या किया है, जो कृषि क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में इसको बांट दिया है। हम उन भागों को और देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। यहां पर एक हेडिंग लगा लीजिए कि कृषि क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब ये 3 श्रेणियां जो हैं इनको समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रारंभिक
स्तर, प्रारंभिक स्तर हम कह सकते हैं, या फिर प्रथम स्तर कह सकते हैं, या फिर हम प्रथम श्रेणी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो पंचायत स्तर पर कार्य करता है। ये जो प्रारंभिक स्तर होता है ये पंचायत स्तर पर कार्य करता है और छोटे कृषि ऋण, लेन देन या फिर क्रय विक्रय संबंधी कार्य करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। पंचायत स्तर पर कार्य करता है, कार्य करता है। इसके अलावा देखिए, और छोटे ऋण, क्रय विक्रय, छोटे ऋण, क्रय विक्रय और लेन देन पर कार्य करता है। ठीक है, जो भी छोटे मोटे लेन देन होते हैं, क्रय विक्रय होते हैं, उन पर कार्य करने का जो कार्य होता है वो किसका हो जाएगा? प्रारंभिक स्तर का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा स्तर होता है उसको कहते हैं केंद्रीय स्तर। नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, केंद्रीय स्तर। अब देखिए भाई, केंद्रीय स्तर जो है वो क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। जिला सहकारी बैंक जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, और जिला स्तर पर जो सहकारी विभाग होते हैं उनके जो भंडारण होता है उसका लक्ष्य इसके पास में होता है। तो हम इसको कह सकते हैं जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक। ठीक है, जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर सहकारी विकास एवं भंडारण का लक्ष्य होता है। जिला स्तर पर सहकारी विभाग एवं भंडारण का लक्ष्य। ठीक है, तो ये विभाग जो कार्य करता है वो जिले स्तर पर आ जाता है, जिला स्तर पर कार्य करता है। और इसके बाद में देखिए नंबर 3 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं शीर्ष स्तर। ठीक है, नंबर 3 जो है इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष स्तर। और ये जो कार्य करता है वो राज्य के स्तर पर कार्य करता है, सबसे बड़ा स्तर यही होता है, तो इसे राज्य स्तर पर नियोजित किया गया है, या हम कह सकते हैं राज्य स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, जो शीर्ष स्तर है ये राज्य स्तर पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जो कोऑपरेटिव समितियां हैं उनका गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये 3 स्तर हैं, इसको समझिए, एक बार हम समझा देते हैं। तो प्रारंभिक स्तर जो है वो पंचायत स्तर पर कार्य करता है, यानी कि सबसे छोटे स्तर पर कार्य जो करता है वो कौन करता है? प्रारंभिक स्तर। इसके बाद में जिला स्तर पर कार्य करने का कार्य होता है केंद्रीय स्तर का, और राज्य स्तर पर कार्य करने का होता है वो है शीर्ष स्तर। ठीक है, शीर्ष स्तर। तो ये जो है 3 वर्गों में कृषि क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, 3 क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, जो पंचायत स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। अब देखिए, इसी से संबंधित अभी कुछ और पॉइंट हैं, वो भी हम लोग समझ लेते हैं अभी। समझिए इसको। देखिए भाई, अगर हम और देखें इसमें तो जो सहकारी समितियां हैं, जागरूकता होती है, लोगों का कल्याण करना होता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी समितियों के कुशल प्रबंधन के लिए
सहकारी समिति अधिनियम 1965 लाया गया था। हम इसको लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए क्या लाया गया था? तो सहकारी समिति अधिनियम 1965 लाया गया था। सहकारी समिति अधिनियम 1965 लाया गया। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1965 लाया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। और जो भी महत्वपूर्ण विभाग है हम लोग उन विभागों को पढ़ रहे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण विभाग बचे हुए हैं उनको अगली क्लास में देख लेंगे। तो 2 क्लासें आपकी प्रमुख विभागों से हो गई हैं। इससे पहले वाली क्लास जो है उसमें भी हमने आपको कृषि से संबंधित जो भी प्रमुख विभाग हैं, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके विषय में बता दिया था। और आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विभागों को यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है भाई, रिवीजन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और जो भी हमारा ये ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है इसको हम पूरा खत्म करवा के आपको देंगे, ताकि आप लोग आने वाली जो भी अप्रैल में हो सकती है परीक्षा संभावना है हो जाए, तो उसमें जो है आपको यहाँ से लाभ मिल सके। और इसके अलावा हिंदी जो है वो भी आप लोग देखते रहिए। हिंदी की क्लासें भी आपको लगातार मिलती जा रही हैं। हम शुरुआत से लेकर अंत तक उसको बहुत ही विस्तार तरीके से आपको देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।